हेलो स्टूडेंट्स। मैं कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको मानव विकास विषय का परिचय दिया था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस विषय में, किसी भी विषय को जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या है, पहले तो ये समझना आवश्यक है। इसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि इस विषय का क्षेत्र क्या है, मतलब इसका स्कोप क्या है। इस विषय के अंतर्गत हम किन किन बातों की जानकारी लेंगे, किन विषय का हम गहनता से अध्ययन करेंगे, ये सब जानना ही उस विषय का स्कोप या विषय क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखें तो मानव विकास जो विषय है, जिसका मैंने आपको पिछले व्याख्यान में पूरा परिचय दिया था, उसकी परिभाषाएं भी समझाई थी, उसके विषय क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको कुछ बिंदुओं में, अलग अलग बिंदुओं में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कि इसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, जैसे जन्म से पहले, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जब हम जन्म लेते हैं तभी आरंभ होता है। ऐसा नहीं है। हमारा जीवन आरंभ हो जाता है जब हमारा कहना चाहिए जब माँ के गर्भ के अंदर स्थापित होता है कोई भी भ्रूण या निषेचित अंड, जब स्थापित होता है तो वहाँ से हमारा जीवन आरंभ होता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से एक डिंब और एक शुक्राणु मिलके निषेचित डिंब बनाते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये हम अलग अलग अवस्थाओं में पढ़ेंगे। तो डिंबावस्था होती है जब एक निषेचित डिंब, जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होकर रोपित हो जाता है, तो वहाँ तक, रोपत मतलब गर्भ के अंदर स्थापित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिंबावस्था। तो वो होती है हमारी निषेचन से लेकर 14 दिन तक की अवस्था होती है। अगली अवस्था होती है पिंडावस्था। पिंडावस्था होती है गर्भकाल में, जन्म से पहले 14 दिन से लेकर 2 माह तक की अवस्था, जिसमें हमारे जो कोशिकाओं का समूह होता है, पहले एक कोशिका होती है, निषेचित डिंब से एक कोशिका होती है, उससे 2 बनती हैं, 2 से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई होती जाती हैं और 14 दिन तक वो स्थापित हो जाता है। और 14 दिन से लेकर 2 माह तक ये होता है कि उसके जो अलग अलग पिंड, मतलब जो हमारे कोशिकाओं का समूह है, उसके अलग अलग विभाजन हो जाता है कि इस पिंड से हाथ बनेगा, इससे धड़ बनेगा, इससे हमारा सिर का क्षेत्र बनेगा। तो वो अवस्था कहलाती है पिंडावस्था। अगली अवस्था होती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था होती है 2 माह से लेकर 9 माह तक, या जब तक शिशु जन्म लेता है। तो हम इस विषय में इन विभिन्न अवस्थाओं के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होता है इस अवस्था में। इसी तरह से जन्म के बाद के भी जो हमारा विकास है उसको भी अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे हम किसी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं शैशव अवस्था। 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 12 वर्ष तक है उत्तर बाल्यावस्था। 12 से 18 वर्ष है किशोरावस्था। और इस तरह से मतलब जीवन पर्यंत हमारी विभिन्न अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो हम इस विषय में ये जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमने इनको अलग अलग अवस्थाओं में क्यों बांटा है। कुछ तो कारण होगा कि हमने इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। क्यों ना हम एक साथ ही इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, हम इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर पढ़ते हैं, समझते हैं, और हम बोलते भी हैं कि शिशु है, ये बालक है, ये अब किशोर है। तो ऐसा क्यों है, कैसे करते हैं, किस आधार पर इन अवस्थाओं को बांटा गया है, क्यों इन अवस्थाओं के एक निश्चित अवधि दी गई है कि जन्म से 2 वर्ष तक ही क्यों माना गया, इसको 3 वर्ष भी बोल सकते थे, 1 वर्ष भी बोल सकते थे। तो ये बेटा इसके आधार पे होता है कि हर अवस्था विशेष में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग, जिसके आधार पर इनको अलग अलग विशेषताओं में बांटा गया है। तो हम इस विषय का जब जैसे जैसे आगे अध्ययन करेंगे तो हम एक एक अवस्था के विषय में, क्यों आरंभ हुई है, किस अवस्था में हुई है, इस आयु पर इसको क्यों फिक्स किया गया है, ये सब जानकारी लेंगे। इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे हम सफलतापूर्वक बच्चे को गाइड कर सकते हैं, ये सब हम इस विषय में पढ़ते हैं।
दूसरा जो है इसका जो दूसरा बिंदु है वो है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का वर्णन। जैसे मैंने अभी अपन ने बताया मैंने आपको कि विभिन्न अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। इसी में हम हर अवस्था विशेष में भी ये देखेंगे कि हमारे विकास के विभिन्न आयाम हैं। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आपका गत्यात्मक विकास, गत्या मतलब गति से रिलेटेड। अब आप जानते हैं, आपको विकास के नाम पे लगता है आप बड़े हो रहे हैं तो हमको दिखता है कि व्यक्ति का बच्चे का वजन बढ़ रहा है, उसकी आयु के अनुसार उसकी लंबाई भी बढ़ रही है। तो ये शारीरिक विकास के पहलू हैं। हमारी अस्थियां कठोर हो रही हैं, हमारे दांत दूध के टूट के दूसरे दांत आते हैं परिपक्व अवस्था वाले। तो ये सब शारीरिक विकास के पहलू हैं। इसी तरह से हमारा केवल शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, हमारी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं, हमारी क्रियात्मक क्षमताएं भी बढ़ती है। हमारी में कैपेसिटी, एक छोटा बच्चा जो होता है वो केवल बैठ ही पाता है, कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है तो खड़ा भी होने लगता है, फिर वो चलने भी लगता है। लेकिन 2 वर्ष का बच्चा जैसे करता है उस तरह से हम नहीं करते, हम उससे कहीं बेहतर या उससे अधिक कर पाते हैं। तो कैसे ये धीरे धीरे विकास के विभिन्न पहलू हैं, और ये विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न आयाम हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जब शारीरिक विकास हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उस समय हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है, हमारा बाहरी विकास हो रहा है तो हमारा अंदर से आंतरिक विकास भी हो रहा है। इसी तरह से हमारा सामाजिक विकास, हम समाज में भी आप देखिए अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्ति बालक से आप अलग अलग ढंग से बात करते हैं। एक बहुत छोटे बच्चे से आपकी बात करने की आपकी वाणी भिन्न हो जाती है। एक थोड़ा सा समझदार बच्चा होता है तो आप उससे पूछते हैं बेटा आप कौन सी क्लास में हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन आप शिशु से ये नहीं पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि विकास के एक क्षेत्र के साथ दूसरा विकास का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। भाषा भी विकसित उसी के अनुसार होगी, बौद्धिक विकास जैसा होगा वैसे भाषा विकसित होगी। और ये संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास है हमारा ज्ञान, मतलब हमें जो जिसको हम सामान्य बोलचाल में हम बौद्धिक विकास कहते हैं, वो बेसिकली संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। बौद्धिक विकास में जहाँ हम उसका शारीरिक पहलू भी ले लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास में किस तरह से हमारा हर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी जानकारी बढ़ती है, हम कैसे ज्ञान अर्जन करते हैं, ये सब हैं। तो विभिन्न जो पहलू हैं इनका हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु है कि मानव विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ हैं उसमें काफ़ी भूमिका हमारे जीन्स की भी है। हमने अपने माता पिता के गुण, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वगैरह वगैरह के गुण भी हमारे अंदर आए हैं। तो कैसे आते हैं वो गुण हमारे अंदर, कैसे हस्तांतरित हो जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक? कुछ गुण जो होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं, जैसे कि किसी की त्वचा का रंग, किसी की लंबाई, हमारी थोड़ी शारीरिक बनावट भी उससे प्रभावित हो सकती है, और आँखों की पुतलियों का रंग है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वंशानुक्रम से काफ़ी प्रभावित होती है। इसी तरह से देखा गया जो हमारा आईक्यू होता है, आईक्यू हम बोलचाल की भाषा में बुद्धि लब्धि जो होती है, ये भी कहते हैं कि हमारे वंशानुक्रम में काफ़ी गहरा प्रभाव इसके अंदर होता है। तो ये भी हम इसके विषय में जानेंगे। और क्या हम जो जीन्स ने जो हमें बनाया है, जो हमें मिला है हमारे अभिभावकों से जो मिला है, हमारे जीन्स से मिला, उसके अलावा भी क्या हमारे अंदर कुछ है? तो ये सब जानना भी इसी का है। तो नहीं, हम केवल जीन्स से बने हुए नहीं हैं, हमारे पर वातावरण का प्रभाव भी होता है। आप देखते हैं एक ही परिवार के जो भाई बहन होते हैं, उनका आचार व्यवहार सब भिन्न भिन्न होता है। तो क्यों होता है? जीन्स में भी कुछ अंतर हो सकता है उनका, और कुछ अंतर इसमें भी हो सकता है कि वो किस तरह के वातावरण में, एक ही परिवार में रहते हुए भी वातावरण भिन्न हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे के साथ में अलग अलग ढंग के संबंध होते हैं, अलग अलग अंतःक्रिया होती है। इसी तरह से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर का वातावरण भी हर एक का भिन्न भिन्न होता है। तो हम इस विषय में ये जानेंगे कि वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे होता है और वातावरण का प्रभाव कैसे होता है। हमारे व्यक्तित्व में कुछ पहलू ऐसे हैं जो वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम इन सभी के विषय में इसमें अध्ययन करेंगे।
चौथा जो बिंदु हम देखेंगे वो है मानव विकास पे अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का वर्णन। अब जैसे अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, हम कैसे लर्न कर रहे हैं, और परिपक्वता का अर्थ जैसे आप बोलचाल में बोलते हैं मैच्योरिटी। तो ये देखा जाए तो हमारा जो पूर्व वाला बिंदु है उसी से संबंधित है कि परिपक्वता जो होती है हमारी, वो हमारी शारीरिक उसके ऊपर आधार पर होती है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर निर्भर करती है हमारी परिपक्वता। लेकिन हम जो भी कुछ बनते हैं वो हम बायोलॉजिकली जो हमारे अंदर चेंज आ रहा है, जैविकीय रूप से जो हमारे अंदर परिपक्वता आ रही है, केवल उसी का परिणाम नहीं है। इसके साथ साथ हम जो सीखते हैं, हमारी जो सीखने की क्षमता बढ़ी, उसकी वजह से हमें जो वातावरण मिला, हमें जो अनुभव मिले, तो इन सब का सम्मिलित परिणाम किसी भी व्यक्ति का विकास होता है। तो यह हम इस विषय में पढ़ेंगे आगे। अगला बिंदु है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रियाओं से अर्थ है बेटा कि हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है, मतलब जो आप शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा है, उसके अलावा हमारी बौद्धिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो उसमें स्मरण करना, मूल्यांकन करना, ऑर्गेनाइज करना, वर्गीकरण करना, कितनी सारी चीज़ें हैं। फिर उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको रिट्राइव करना, फिर हम उसके बेसिस पे अपनी समस्याओं को सुलझाना। तो ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, क्या होता है, ये कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, तो ये सब भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इस विषय के अंतर्गत। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों का अध्ययन। इस विषय के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम सामान्य बालक ही नहीं, जो सामान्य से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उन बालकों के बारे में भी, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, वो ये भिन्नता उनकी पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है, जैसे मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था, और नेगेटिव साइड में भी हो सकती है। तो पॉजिटिव में जैसे कोई बच्चा बहुत गिफ्टेड है, तो गिफ्टेड है मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट है, किसी पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब हम ब्रिलियंट से एकदम से हम सोच लेते हैं कि केवल एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई लिखाई में जो होशियार हो, नहीं बच्चों, अलग अलग हमारे विशेषताएं होती हैं। कोई एथलेटिक्स में ब्रिलियंट हो सकता है, खेलकूद में ब्रिलियंट हो सकता है, कोई संगीत में हो सकता है, मतलब किसी भी कोई अलग अलग कोई भी हो सकती है। तो विभिन्न योग्यताओं वाले जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका विषय में भी जानना, और जिन बच्चों को में कुछ कुछ कमी रह गई है, वो किसी पर निर्भर हैं शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से निर्भर हैं, जिनका बुद्धि विकास सही ढंग से नहीं हुआ, शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हुआ, उनके अंदर कोई विकलांगता है, तो वो क्या है, ऐसे बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, हमारी सोसाइटी को इनके प्रति सेंसिटाइज करने की बहुत आवश्यकता है। तो वो क्यों हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम इनको कैसे गाइड कर सकते हैं, ये सभी हमारे इस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बालक के व्यक्तित्व विकास एवं मूल्यांकन विधि। मतलब बालक के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, व्यक्तित्व विकास हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कौन कौन से कारक है जो हमारे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विकास के कौन कौन से चरण हैं, हम कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, और व्यक्तित्व है क्या, हम इसका कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे व्यक्तित्व के आधार पे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बहिर्मुखी है, ये व्यक्ति बहुत अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी मतलब अंदर, अपने ही अंदर वो रहता है। तो पर्सनैलिटी के भी विभिन्न आयाम होते हैं, तो हम इन सब के विषय में भी इस विषय में पूरा अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु है वो है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। 8वां बिंदु है ये हमारा, समायोजन संबंधी समस्या। जैसे कि समायोजन का मतलब बेटा आम बोलचाल में अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट क्या है, तो कैसे हम अलग अलग लोगों के साथ समायोजन करते हैं, कैसे समस्याएं होती है। आप जानते हैं आजकल पेरेंट्स की बच्चों के साथ काफ़ी सारी टेंशन्स होती है, उनको काउंसलिंग तक की आवश्यकता पड़ जाती है,
टीचर्स और स्टूडेंट्स का भी हम देखते हैं आए दिन आंदोलन वगैरह होते हैं। पति पत्नी के बीच में भी समायोजन समस्या हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याएं क्या क्या हैं, उनको उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, यह सब भी हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। इसी तरह से जो लास्ट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बालक और अभिभावकों के संबंध कैसे विकसित होते हैं, कैसे होने चाहिए आदर्श रूप से, और इन संबंधों का प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर, हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। तो बालक अभिभावक के बीच में जो संबंध होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली आरंभिक वर्षों में। हमारे जीवन के जो आरंभिक काल होता है उस समय में हमें बालक के साथ कैसे संबंध स्थापित होने चाहिए, इन संबंधों का इसको बेसिकली हम कहते हैं अटैचमेंट जो होता है, स्पेशली एक अटैचमेंट फिगर होता है हर बालक के जीवन में, तो वो किससे उसका होता है और इसका क्या महत्व है, यह सब भी हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये बता दिया कि हम इस विषय का, मैं आपको परिचय और इस विषय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये मैं आपको वादा करती हूँ बच्चों कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर ढंग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और ये आपको बहुत तरह से हेल्प करेगा। तो आप पूरी रुचि के साथ इस विषय को पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस विषय के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके विषय में जानकारी दूंगी। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।